मैं उनका विशेष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यास जी का परिचय बहुत से लोग उनसे परिचित हैं, फिर भी एक बार जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहली वार्ता नहीं सुनी है, उनके लिए मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। श्री व्यास जी नोएडा निवासी हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं इनके। बचपन से ही, बहुत छोटी अवस्था से ही आप आध्यात्म के प्रति आपके का रुझान रहा। श्री अरविंद सोसाइटी से पिछले 40 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं। वहां उसके विभिन्न पदों पर आपने सक्रिय रूप से अपना योगदान दिया है। आप दीर्घ काल से योगाभ्यास कर रहे हैं, प्रशिक्षित योग गुरु हैं। आप एक बहुत अच्छे वास्तुविद हैं। मैंने इनके एक वास्तुशास्त्र पर एक वार्ता सुनी है। बहुत गहराई का आपका अध्ययन है और वास्तव में आप इसमें सक्रिय रूप से इससे जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। देश विदेश में आपकी फोटो प्रदर्शनी लगी है। आप बहुत अच्छे ट्रैकर भ्रमण करते हैं। आपने हिमालय का बहुत भ्रमण किया है। नर्मदा की परिक्रमा 2800 किलोमीटर की आपने उससे अधिक की है। आप शिविर लगाते हैं विद्यार्थियों और युवाओं के लिए, आत्म विकास के शिविर। कई सारे आपने शिविर लगाए हैं, शिविरों का संचालन किया है और बहुत अच्छे वार्ताकार हैं। आपकी मैंने वार्ताएं सुनी हैं, उदयपुर में भी सुनी हैं, यहाँ भी सुनी है, नोएडा में भी सुनी है। वार्ताओं के विषय आपके हैं समग्र योग, समग्र प्रबंधन, भारत की रहस्यमय परंपराएं। ये ऐसे कुछ विषय हैं जो गूढ़ हैं और वास्तु शास्त्र तो है ही। इन विषयों पर आपकी वार्ताएं होती हैं। भारत के रहस्य परंपरा, जीवन की सफलता के रहस्य विषय पर आपने पहली वार्ता दी थी। उसी क्रम में आज आपकी दूसरी वार्ता है। मैं इनके व्यास जी के बहुत सारे ब्लॉग्स, उनके वेबसाइट www.arunvyas.com पर आपको मिल सकते हैं। मैं व्यास जी का एक बार पुनः स्वागत करूं और हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करें और उसके बाद अधिक समय न लेते हुए व्यास जी से सीधा निवेदन कि वे अपनी वार्ता प्रारंभ करें। हम ओम का उच्चारण से हम प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम। आदरणीय व्यास जी, श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् चतुष्टिषष्ठनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं वन्दे गुरोर्मण्डलं वन्दे गुरुः। आप अपने आवाज खोलिए, अनम्यूट करिए व्यास साहब। मैं पुनः से आरंभ करना चाहूँगा।
श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं पटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान् दुष्टिषष्टनवकं वीरावली पंचकम श्रीमन्माली मंत्रराज सहितम वंदे गुरुवरमंडलम। गुरुमंडल को प्रणाम करते हुए, गुरुमंडल में अवस्थित सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए, शुद्ध मानव दिव्य सबको भगवान गणपति भगवती देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको अरुण व्यास का नमस्कार। दामोदर दानी जी, ओम प्रकाश दानी जी, विष्णु प्रसाद गोयल जी, गीता मैडम, रमन भाई, डॉक्टर जेपी सिंह, अन्य सब लोग, मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मुझे आज पुनः समय मिला और अवसर मिला आप सबसे मुखान्वित होने का। पौंडीचेरी में श्री अरविंद के साथ श्री माँ ने अपने साथ पौंडीचेरी में श्री माँ ने उनका जो सिंबल है, अगर आप देखें तो उस सिंबल में 12 खाने बने हुए हैं और ये 12 खाने 12 वर्चूज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 12 वर्चूज हैं जिसे हम कहते हैं, और यूथ के प्रोग्राम में वी हैव डन ए प्रोग्राम ऑन दिस, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन दिस, जिसे हमने कहा है वर्चूज फॉर सक्सेस। इस श्रृंखला का शुभारंभ जब हुआ था तो पहली वार्ता में मैंने आरंभ के 3 वर्चूज के ऊपर चर्चा हमने की थी, और हम में से यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जो उस समय उस वार्ता में थे। मैं एक मिनट, हमने जब बात करी थी, पहले हमने बात करी थी करेज की, जेनरोसिटी की और ग्रेटिट्यूड की। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो लोग नए या पहली बार इसमें से जुड़े हैं उनके लिए एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगी। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट रहती है जीवन में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए, वह करेज। चाहे वो ईश्वर के प्रति समर्पण हो, उसके लिए भी करेज चाहिए। चाहे वो हमें अपनी गोल पोस्ट सेट करनी हो, उसके लिए भी करेज चाहिए। कुछ भी हमें जीवन में करना हो, उसके लिए हमें करेज चाहिए। बिना करेज के कुछ हो नहीं सकता। इस बात को हमने पहली बार वहाँ पे समझाया था, जो माँ ने प्रतिपादित किया है। दूसरी वर्चू जो हमने जिस बारे में बात करी थी वो थी जेनरोसिटी, उदारता। हम उदार होकर सबको जब दें तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि हमें वापस देती है। जिस अनुपात में देते हैं उससे कहीं अधिक अनुपात में हमें वापस मिलता है, और वो मिलता है जो हम देते हैं। हम प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है, धन देते हैं तो धन मिलता है, आदर देते हैं तो आदर मिलता है, सम्मान देते हैं तो सम्मान मिलता है, उदारता देते हैं तो उदारता मिलती है, कृपणता देते हैं तो कृपणता मिलती है, गाली देते हैं तो गाली मिलती है। जेनरोसिटी को हम किस प्रकार से जेनरस हो, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर होता है। तीसरी बात हमने बात करी थी पिछली बार, वो थी ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड अर्थात सबके प्रति आभार व्यक्त करना। छोटे से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, सबके प्रति आभार व्यक्त करना। ये ब्रह्मांड हमारे आभार के बिना चलता है, किंतु इस ब्रह्मांड से जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो एक सत्कर्म करते हैं। ये सूर्य हमारे आभार के बिना चलेगा, किंतु प्रातःकाल उठकर जब हम सूर्य से कहें कि आई एम सो थैंकफुल टू यू, पूरे दिन की फिजा बदल जाती है। एक प्रेयर मैंने पिछली बार शेयर करी थी सबके साथ में, नॉर्मन विंसेंट पील की एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, शायद उसमें मैंने पढ़ी थी बहुत कई सालों पहले। सवेरे उठकर छत पे जाए प्रातःकाल, लुक एट द सन, लुक एट द ब्यूटीफुल स्काई, लुक एट द ब्रीज, द विंड, और उसके बाद खाली शब्दों से नहीं, मन से आप कहें, ओ गॉड, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी बर्थ ऑन दिस प्लैनेट, फॉर गिविंग मी बर्थ ऑन दिस ब्यूटीफुल अर्थ। I enjoy this sunshine, I enjoy the beauty, I enjoy the vastness of this nature. I am thankful to you for all that you have given to me. और उसका अंत करते समय, let every day be a day of happiness and joy for me. Let every day bring to me a pleasant surprise.
ये ग्रेटिट्यूड का एक हिस्सा। ये बात हमने पिछली जो आरंभ में श्रृंखला में करी थी तब की बात थी। आज मैं अगली कड़ी जो इसकी है उस पर बात करना चाहूँगा। टुडे वी विल डिस्कस ओनली वन वैल्यू, क्योंकि वो थोड़ी विस्तार में है, और वो वैल्यू है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है लगे रहना, दृढ़ता। और ये परसिवरेंस आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आज का जो समय है ये हो गया वर्ल्ड ऑफ, हम कहते हैं ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। फटाफट खाना है, चलो नूडल खा लो। कुछ भी चाहिए, चलो स्विगी से फ़ोन कर लो। कुछ भी बात पता कर दिया, चलो फट से गूगल पे देख लो। कुछ भी हमें चाहिए तुरंत हो जाता है। हम ज्ञान के संसार में नहीं रह रहे हैं, हम सूचना के संसार में रह रहे हैं। वी आर नॉट लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। द क्लाउड ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे सर के ऊपर से घूम रहा है। जो इंफॉर्मेशन चाहिए हाथ ऊपर किया, खींच लिया नीचे। हमको लगता है हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। हम ज्ञानी नहीं हो रहे हैं, हम इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में बहुत अंतर है। और ये जो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, इसलिए हम किसी को भी कुछ भी बताना हमें लगता है कि हम जानते हैं। पहले जो था, एक परसिवरेंस हुआ करती थी। लाइब्रेरी जाता था, स्टूडेंट किताब खोलता था, ढूंढता था, रिसर्च करता था, 4 लोगों से बात पूछता था, और उसके बाद जो उसको सूचना मिलती थी वो सूचना नहीं, उसको ज्ञान समझ के आत्मसात करता था। आज वो समय नहीं रहा। आज क्लास गूगल पे होती है, आज इंफॉर्मेशन गूगल पे होती है, आज सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। इस इंस्टेंट वर्ल्ड में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के वर्ल्ड में, इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के फ्रेमवर्क के भीतर परसिवरेंस, दृढ़ता, ये और भी अधिक इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये परसिवरेंस कैसी होती है? लगे रहे। संस्कृत में है ना वो चरैवेति, लगे रहो, चलते रहो। मैं बाद में उस पर आता हूँ। एक छोटा सा मॉडल मैं आपको बताता हूँ। परसिवरेंस का मतलब है, यार मैं कोई काम है, अब मुझे कुछ सीखना है, तो मैं बात सोचूंगा, यार मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मेरे पास तो सक्षमता, मैं आई एम नॉट केपेबल, या मेरे पास आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, या मेरे पास लोग भी नहीं है बताने वाले, या मैं करूँगा भी क्या करके। चलो नहीं, मैं नहीं करूँगा। पहले होता है मैं नहीं करूँगा, फिर कहते हैं मैं नहीं कर सकता। फिर जब लोग उसको मिलते हैं करने वाले, कुछ इंटरेस्ट होता है, तो हाँ मैं करना तो चाहता हूँ, पर कैसे करूँ। तो नहीं करूँगा से धीरे धीरे वो आया, मैं कैसे करूँ, और फिर कैसे करूँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो होता है चलो चेष्टा करता हूँ, चलो लेट मी ट्राई एंड डू इट। फिर मैं लेट मी ट्राई एंड डू इट से बाद में करते 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 उसे एक दिन लगता है, अरे मैं तो कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। और फाइनली एक दिन आता है जब वो कहता है कि हाँ, नाउ आई हैव डन इट। ये जो यात्रा है ना, नहीं करूँगा, आई कैन नॉट डू इट से लेकर आई हैव डन इट, ये यात्रा परसिवरेंस के कारण से होती है। अभी परसिवरेंस हम बात बहुत जल्दी करते हैं, किंतु इस परसिवरेंस को, आई मीन व्हाई डू वी लूज दिस परसिवरेंस? ये दृढ़ता हमारे अंदर पिघल के बह क्यों जाती है? ये अगर हम समझें तो हमारा एक वो परसिवरेंस को रोकने का और हमें उसको जमा के रखने का एक उपाय हमारे पास खड़ा होगा। सबसे पहली दिक्कत जो हम देखते हैं, परसिवरेंस क्या होता है? मैंने पढ़ना शुरू किया, जैसे वो बच्चा होता है ना, साइकिल चलाना शुरू करता है, साइकिल चलाता है 2 दिन चलाया, 3 दिन चलाया, बढ़िया से चलाया, एक दिन साइकिल से गिर गया। या शुरू में बात करते हैं, आधा घंटा का उसका साइकिल चलाने का टाइम है, 15 मिनट के बाद गिर गया, फिर 16वें मिनट में गिर गया, 17वें मिनट में गिर गया, मैंने गिर सर, साइकिल चलाना मेरे बस का नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। हम सब ने बचपन में साइकिल चलाना सीखा है, हम सब जानते हैं कितनी बार गिरे, कितनी पट्टियां खाई लगी और कितनी चोट खाई, किंतु अंततः साइकिल सीखी। तो व्हेन आफ्टर सेवरल इजी स्टेप्स वी एनकाउंटर वन डिफिकल्ट स्टेप, हमारी परसिवरेंस हवा हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा एक तरीका, समस्या क्या आती है, जब हम किसी सफलता को पाने के मोड़ पर होते हैं और उसी समय कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि हमें लगता है कि यार ये सब पानी हो गया, आई विल नॉट गिव अप, हम छोड़ देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। When you are about to achieve success, last step something happens and we give up. ये भी नहीं होना चाहिए।
फिर तीसरी बात, इस प्रकार के व्यवस्थाएं बनती हैं कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, हमें 4 कदम पीछे खींचा जाता है। वो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हम कहें राहु केतु का प्रॉब्लम है, भाग्य का प्रॉब्लम है, मंगल शनि वगैरह वगैरह का प्रॉब्लम है, या हम कहते हैं जो भी सारे प्रॉब्लम्स हो, हम रमन भाई हंस रहे हैं हम सबके पास अलग अलग तरीके होते हैं उस हमारे पीछे खींचने को जस्टिफाई करने का। और फिर हम कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों? अभी 7:30 ही चल रही है, अभी समय ठीक नहीं है, अभी राहु केतु देख रहे हैं, अभी शनि के साथ मंगल जुड़ गया है, इस तरह की बातें होती है। फाइनली होता ये क्या? वी गिव अप। ये नहीं होना चाहिए। वो अरे राहु केतु अपना काम कर रहे हैं ना भाई, हमें अपना काम करने दो। एक बात मान के चलने की है, ये मेरे हाथ में एक पानी का गिलास है, इस गिलास में जब तक पानी इतना भरेगा नहीं तब तक ये गिलास पूरा नहीं कहलाएगा। एक बूंद भी कम रहेगी, गिलास पूरा नहीं कहलाएगा। हर कर्म को करने के लिए अमुक क्वांटिटी ऑफ तपस्या चाहिए। किसी भी कर्म को करने के लिए अमुक क्वांटिटी चाहिए उस तपस्या की। वो तपस्या हमारा कर्म होता है, वो तपस्या हमारी मेहनत होती है, वो तपस्या लगे रहने से ही होती है। कर्म की तपस्या, कर्म की तपस्या में जब तक एक बूंद भी कम रह जाएगा तब तक वो फलदायी नहीं होगा। मतलब ये समझे कि जब तक यहाँ पे अगर मैं एक पाइप लगा दूं इस गिलास में और मैं कहूँ कि जब ये पानी भर जाएगा तब यहाँ से बहना शुरू होगा, एक बूंद भी कम रह गया तो ये सारा जल बेकार है। ऑल द एफर्ट गोज वेस्ट बिकॉज दैट लास्ट ड्रॉप ऑफ कर्म इज नॉट देयर। तो ये फाइनली गिव अप करने से क्या होता है, वो जितनी तपस्या करी है वो सारी तपस्या निस्तेज हो जाती है, हतवीर्य हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसीलिए परसिवरेंस जो है वो बाकी सारे जो एटीट्यूड थे, करेज है, जेनरोसिटी है, ग्रेटिट्यूड है, उसके साथ में इसको रहना चाहिए। सोचने की बात है, हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया किस उम्र में किया? 20 साल, 21 साल, 19, 20, 21 साल, इसी एज के अंदर अमूमन लोग अपना करियर शुरू करते हैं। कितने साल पढ़ाई की? 16 साल, 17 साल, 15 साल, वट और ज़्यादा ऊंचे जा रहे हैं तो मे बी वी हैव स्टडीड फॉर 22-25 ईयर्स बिफोर वी गॉट द फर्स्ट जॉब। पहले जॉब की जो प्रसन्नता है, पहला चेक जो मिलता है सैलरी का, उसके पीछे अगर 22 साल की तपस्या है, सोचिए क्या होता अगर आप 21 साल 6 महीने बाद छोड़ देते तो पहले चेक मिलता ही नहीं, वो पहले जो सैलरी मिली वो मिलती ही नहीं 6 महीने की वजह से। दिस इज द वैल्यू ऑफ परसिवरेंस। कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टीवी में देखता हूँ वो एथलीट है, बहुत बड़ा एथलीट है, ओवरनाइट ही इज बिकम अ स्टार। अरे भैया, उसके ओवरनाइट स्टार बनने से पहले 20 साल की तपस्या है। रोज 6 घंटे वो भाला फेंकता था, वो जैवलिन थ्रो करता था फॉर 20 ईयर्स, एवरी डे फॉर 6 मंथ्स, एवरी डे फॉर 6 आवर्स। ओवरनाइट नहीं बना है। तुम ओवरनाइट सोच रहे हो, उससे तो पूछो। मोमेंट ऑफ फेलियर कहाँ होता है? मोमेंट ऑफ फेलियर होता है एट द लास्ट मोमेंट व्हेन वी गिव अप। और हमको पता नहीं होता ये लास्ट मोमेंट है कि बीच का मोमेंट है कि 30% बचा है कि 70% बचा है। ईश्वर ने हमें वो नेत्र नहीं दिए, वो प्रज्ञा नहीं दी, वो फैकल्टी नहीं दी है कि हम उसका आकलन कर पाए कि किस काम को करने के लिए कितनी क्वांटिटी तपस्या की आवश्यकता है। परसिवरेंस का सबसे बढ़िया अगर हम उदाहरण देखें तो हमारे ऋषि मुनियों की जो कथाएं हम सुनने में आती है, सबके पास एक ही तरीका था। पुत्र नहीं हो रहा, तपस्या करो। संतान, शादी नहीं हो रही, तपस्या करो। शत्रु पर जीतना है, तपस्या करो। चक्रवर्ती राजा बनना है, तपस्या करो। हमको ये दिव्य अस्त्र चाहिए, तपस्या करो। नेत्र खराब हो गए, तपस्या करो। वो चंद्रमा को कोड़ हो गया, तपस्या करो। किसी ने तपस्या नहीं करी, और लंबी लंबी तपस्या है। सुनने में आता है हजारों साल करी, सुनने में आता है ये होती। अच्छा, क्या होता अगर वो 1000 साल में एक दिन पहले वो कहता इनफ इज इनफ, आई गिव अप? ये परसिवरेंस है। तो हम रुके कब काम करते हुए? सवाल फिर ये भी उठता है ना, हमें कहीं तो एक गोल पोस्ट बनना पड़ेगा कि हम काम करते हुए रुके कब। तो एक गोल पोस्ट है जो मेरे समझ में आती है, विच मदर हैड डिस्क्राइब समवेयर,
कि मैं तब रुकूं जब मैं थक गया हूं, तब नहीं. When I achieve what I want, then I will stop. Till then I will continue to work. मदर ने परसिवरेंस पर कुछ एक कोटेशन बहुत अच्छी बातें कही हैं कलेक्टेड वर्क्स में. देयर इज वन मैं पढ़ना चाहूँगा. शी सेज व्हाट इज परसिवरेंस. शी सेज द परसिवरेंस इज द डिसीजन टू गो टू द वेरी एंड. अंत तक जाना, वो परसिवरेंस है. जब तक भोंकेंगे और जब तक उसकी मूठ तक अंदर नहीं घुस जाए, तब तक परसिवरेंस है. मैं अगर शक्ति चाहता हूं तो मैं जब तक मेरे पैर रखने से धरती हिलने ना लग जाए, तब तक परसिवरेंस. टिल द वेरी एंड. एंड बिकॉज शी सेज परसिवरेंस ब्रेक्स डाउन ऑल ऑब्स्टिकल्स. कोई ऐसी ऑब्स्टिकल नहीं है जो परसिवरेंस नहीं तोड़ती. स्टीव जॉब को अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, दूसरी जगह गया, फिर वहां से निकाल दिया गया था. फिर उसने पहला कंप्यूटर बनाया, वो फेल हो गया. फिर उसने आईपैड बनाया, फिर आईफोन बनाया, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री. हम सब जानते हैं. टिल द एंड ही वेंट. मदर ने एक और बात कही कि परसिवरेंस इज एन एक्टिव पेशेंस. और ये बड़ी सुंदर बात है. हम समझते हैं पेशेंस का मतलब क्या होता है, वेट करना. हम पेशेंट हैं, हम पेशेंस रखें. मुझे समझ में नहीं आता ये पेशेंट को, बीमार आदमी को भी पेशेंट क्यों कहा जाता है. शायद वो ठीक होने के लिए इंतजार करता है, इसीलिए पेशेंट कहते हैं उसको. बट टू बी ऑन दिस मोर, दिस वाज ऑन द लाइटर साइड. पेशेंस और परसिवरेंस में अंतर क्या है. परसिवरेंस, मदर सेज, इज एन एक्टिव पेशेंस, एंड दिस इज अ पेशेंस व्हिच मार्चेस ऑन. ये पेशेंस नहीं है, ये क्रियान्वित पेशेंस है. इट इज बाय परसिवरिंग दैट वन कॉन्कर्स ऑल डिफिकल्टीज एंड नॉट बाय रनिंग अवे फ्रॉम द डिफिकल्टीज. विक्ट्री गोज टू द मोस्ट एंड्योरिंग. हम लोग जब देखते हैं ना वो रॉक क्लाइंबिंग करने वाले बड़े बड़े वो यूरोपियन क्लाइंबर्स को, दुबले पतले होते हैं, माई काकड़ी जैसे होते हैं, वो चढ़ते कैसे हमें भी समझ में नहीं आता है. इतना सा पकड़ा होगा, हमें लगता है अब गिरा और अब गिरा, यू नो, अरे बाबा कैसे चढ़ेगा. यहाँ पे हमारा हाथ ये पकड़ के बैठ जाते हैं, यार गिरना चाहे कहीं. मगर थोड़ी देर में देखते हैं स्पाइडर की तरह से फिर कहीं चढ़ा, फिर कहीं चढ़ा, फिर कहीं चढ़ा. हैट्स ऑफ टू देम. क्या पेशेंस है उन लोगों के पास. और वो वहां चढ़ गया जहां एक हाथ चढ़ना बाकी, और वहां कहते इनफ इज इनफ, छोड़ दिया तो क्या होगा. गिरेगा तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी. सफलता उसी के पास में जाती है हु परसीव्स टिल द एंड. टिल द एंड. मैं तो एक कॉम्पिटिटिव रेस थी, मैं एक बार अपने बचपन में आई पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड आई रिमेंबर. मैं उसको छोड़िए, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. श्री अरविंद आश्रम में जब मैं था, वहाँ पे एक बाबूदा थे, गुजराती थे, अब तो वो नहीं रहे. बाबूदा ने एक क्लब बनाया था, इट वॉज कॉल्ड दी वॉकर्स क्लब. उसमें लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करने वाली लोग हुआ करते थे, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट. उसमें 40, 50, 60 लोग थे आश्रम के. वो साल में एक वॉक ऑर्गेनाइज करते थे जो 70 किलोमीटर चलती थी. 70 किलोमीटर लॉन्ग वॉक. श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी से शुरू होकर वहाँ पे जिंजी बोल के एक जगह है, GINGEE. जिंजी में एक किला है, द जिंजी फोर्ट. जिंजी फोर्ट तक वो वॉक चलती थी, और वो टिंडीवनम वगैरह होती हुई 70 किलोमीटर चलती थी. दोपहर को 3 बजे, लंच के बाद 1:30-2 बजे शुरू होती थी आश्रम से, और सबका अपना किट बैग वगैरह गाड़ी में डाल दिया जाता था. रास्ते में खाना पानी ये सब मिलता रहता था. एंड देन यू वॉक टिल यू रीच जिंजी, जब वो कभी हो, सुबह 5 बजे 6 बजे. पहली बार मैं उस वॉक में जब पार्टिसिपेट किया, तो रात को 1:30 बजे 2 बजे तो हालत खराब हो गई. अब लगे यार चला तो नहीं जा रहा, पैर में छाले पड़ने लग गए, खून बहने लग गया, सारी परेशानी होने लग गई. और ये तब की बात है जब मैं वॉक शुरू होने से पहले, आश्रम से वॉक शुरू हुआ करती थी, मैं अंदर गया था एंड आई हैड प्रेड, प्लीज वॉक थ्रू मी, प्लीज वॉक इन मी. मेरे अंदर ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, मेरा तो एक टांग टूटी हुई है. वैसे ही जो लोग जानते हैं वो जानेंगे, मेरा बायां पैर जो है दाएं पैर से आधे इंच छोटा है. एक हड्डी है, वो टिमुरा फिबुला जो होती है उनमें से एक बची है, एक तो गई.
उसी में मैंने रॉक क्लाइंबिंग करी और उसी में मैंने बहुत सब कुछ किया। जब हड्डियां ठीक थी तब कुछ नहीं किया था, सब बाद में किया। तो मैं कह रहा हूँ अंदर जाके, प्लीज वॉक थ्रू मी, आई डोंट हैव द कंपिटेंस और द स्ट्रेंथ। और 2 बजे वहां रात को लग रहा है कि यार बड़ी खराब हालत हो गई। अब ये परसेवरेंस की बात आ रही है। पीछे से एक गाड़ी आती थी, हर आधे घंटे बाद वो एक गाड़ी थी, वो घूमती रहती थी, आगे जा रही है वापस आ रही है, आगे जा रही है वापस आ रही है, कि भाई किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, किसी को परेशानी तो नहीं होगी, हो गई तो चलो गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ जाओ मतलब द वॉक इज ओवर फॉर यू, अब आप नहीं चलोगे आगे। तो मैंने सोचा यार क्या करूं, सोचा चलो अच्छा गिर जाता हूँ, सड़क पर गिर जाता हूँ, गाड़ी आएगी उठा के भर देगी। और फिर याद आया, ही इज वॉकिंग थ्रू मी, मैं उसको कैसे इंसल्ट कर सकता हूँ। और जैसे वो गाड़ी पास आती गई मैं तन के चलता रहा। और जब बंदे पास आए, अरुण भाई केम छो, मैं सर एकदम मजा में, बैठना है गाड़ी में, नहीं सर चलो आई एम फाइन। 3 बार हुआ ये। आई वॉज द सेकेंड लास्ट पर्सन और मे बी द लास्ट पर्सन टू फिनिश द वॉक, बट आई एम ग्लैड आई फिनिश द वॉक। मैं आखिरी था, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने जिंदगी में पहली बार 70 किलोमीटर चल के वॉक पूरी की थी डियर ट्रांग पर, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट था। दैट वाज परसिवरेंस। और मदर ने कहा भी है एक जगह कि फॉर हैप्पी एंड इफेक्टिव लाइफ एसेंशियल्स क्या है, सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी, परसिवरेंस एंड थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस। परसिवरेंस तो हर जगह रहती है। अब मैं इसके दूसरे पक्ष पर आता हूं। आधा समय तो हमने परसिवरेंस की डेफिनेशन में ही निकाल दिया। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी अपनी बात नहीं है, दीज आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम मदर्स वर्क एंड श्री अरविंदो's वर्क। परसिवरेंस जो है दृढ़ता, जिससे हम कहते हैं मानसिक दृढ़ता, इसके कंपोनेंट्स क्या है, किस पर ये टिकी रहती है। तो जैसे कहते हैं ना कि वो सारा संसार 4 पायों पर टिका रहता है, उसी तरीके से परसिवरेंस भी 4 पायों पर टिकी हुई है। पहला पाया है रेजोल्यूशन, निश्चय करके रहूंगा। दूसरा है विल पावर, और तीसरा है मेरी एंड्योरेंस, और चौथी है पेशेंस। ये 4 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है परसिवरेंस के लिए। मैं आज पहले कह रहा था आई विल डिस्कस ओनली वन वर्चू विच इज़ परसिवरेंस, बिकॉज इसके सब वर्चूज जो हैं उन्हीं को करने में समय हमारा निकल जाएगा। एंड दैट आइडिया इज नॉट टू फिनिश अ सिलेबस, कोई कोर्स पूरा तो करना नहीं है, तो आराम से चलेंगे। पहला परसिवरेंस जो है कैसे होता है, द रेजोल्यूशन। जैसे मैं कह रहा था कि हम चलते हैं, करते हैं, अचानक हमें लगता है कि यार कब तक करते रहेंगे, विक्ट्री तो आ ही नहीं रही, सवेरा तो हो ही नहीं रहा, चलो ये काम तो पूरा हो ही नहीं रहा, वी गिव अप। वो नहीं होना चाहिए। दैट स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन हैज टू बी देयर। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुछ चीज़ें गलत हुई हमारे काम में, हमारे रास्ते में कोई कुछ 3-4 डिफिकल्टीज एक के बाद एक आती गई, हम कहते हैं हमसे नहीं होता। आजकल मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं होता 3 दिन 4 दिन और मैं कहूँ आई एम गिविंग अप, नहीं होता है यार। मतलब मैं अपने भीतर के उत्तम पुरुष का अपमान कर रहा हूं अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कर सकता। आई एम इंसल्टिंग द डिवाइन इन मी इफ आई से आई कैन नॉट डू इट। या फिर अभी लगता है कि यार अगले कदम के बाद अगला कदम तो और भी मुश्किल होगा। ये सारी चीजें जब हमारे पास में इकट्ठे होने लगती हैं, ये हमको रोकती हैं। तो रेजोल्यूशन जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरी हमारी है वो विल पावर। विल पावर कैसे, हम कहते हैं कि मुझे बोला डॉक्टर ने कि भाई तुम ओवरवेट हो गए, तुमको वजन कम करना है। अब मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है साहब, कल से मैं 10 किलो वजन कम करना है। मैं बोलता हूँ ठीक है, कल से मैं जिम जाऊँगा, 2 घंटे प्रैक्टिस करूँगा। आपको पता है क्या होगा, पहले दिन जाऊँगा, पहले दिन आने के बाद में शाम को मेरे हाथ पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे प्रैक्टिस करी है और जिम छूट जाएगा। सो व्हेन वी वांट टू डेवलप द विल पावर वी शुड हैव स्मॉल गोल्स। मैं 10 मिनट करूँगा, मैं 15 मिनट करूँगा, मैं 20 मिनट करूँगा, मैं आधा घंटा करूँगा। छोटे छोटे गोल। जैसे हम अपनी ट्रेनिंग पीरियड में लोगों को क्या बताते थे, स्टूडेंट्स को, निश्चय करो कि आने वाले 10 दिनों में मैं सुबह 5 बजे उठूँगा। इट इज़ नॉट अनडूएबल। और जिसको आदत है रात को 11 बजे तक नेट पे काम करने की, लोगों से बात करने की और सवेरे 9 बजे सो के उठने की, उसको आप बोले 5 बजे उठूँगा, उसके तो नींद में पसीने छूट जाएंगे।
but then it is a doable goal. So we have small goals. मैं अगले 10 दिन तक सवेरे 5 बजे उठूंगा, मैं आने वाले 2 महीने तक रेगुलरली एक्सरसाइज किया करूंगा, या मैं तब तक खाना बनाना सीखूंगा जब तक मुझे 4-5 तरह के खाने बनाने नहीं आ जाते, या मैं रोज 10 दिन तक एक श्लोक याद करूंगा, मैं रोज 10 दिन तक एक सुभाषित याद करूंगा, मैं रोज 10 दिन तक कुछ ऐसा करूंगा जो मैं कर सकता हूं। तो अपने विल पावर को डेवलप करने के लिए हम अगर गोल्स सेट करते हैं तो दे शुड बी डूएबल गोल्स, और हम करके देखें, इट इज सो इजी, इट हैपेंस, एंड देन व्हेन वी डू दैट वी फील हैप्पी आल्सो। और तीसरा है सहन शक्ति, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। मैंने आपसे जब पहले कहा था, व्हेन डू आई स्टॉप? आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। I don't stop when I'm tired. I stop when my work is over. कितना भी समय लगे। हमने देखा है अपने जीवन में आसपास कि बड़ी सुंदर जिंदगी लोगों की बीतती है, उसके बाद में लोग सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन होने के बाद में धीरे धीरे हमने देखा है कर्म का जो उत्साह मिलता है ना लोगों को काम करने का, वो समाप्त होने लगता है, कोई काम नहीं रहा, एक मंडेन सी लाइफ बन जाती है। फिर उसके बाद में जरा सा कुछ होता है तो वो कहते हैं यार ये हमसे नहीं होगा। इस तरह की जब जीवन हमारे आसपास बनना शुरू होता है तो वो हमें लगता है कि वी आर टर्निंग इनटू अ वेजिटेबल। हम काउच पोटैटो बन जाएंगे, टीवी देखते रहेंगे, खाली ये करते रहेंगे, जो आराम से हो जाता है वो होता है। जिसे हिंदी में कहते हैं वो पतली गली से रास्ता ढूंढ के निकल जाने वाला, एक शॉर्टकट ढूंढ के निकाल देने वाला, वो करना शुरू कर देते हैं। मैं एक कोट सुना रहा हूं आपको। दिस इज फ्रॉम द मदर। मदर से किसी ने पूछा कि मैं काम करूं, बार बार हार जाऊं, बार बार टूट जाए, बार बार खत्म हो जाए, फिर मैं क्या करूं? शी सेज इट्स ऑल राइट, आई शैल बिगिन अगेन एज ऑफन एज नेसेसरी, 1,000 times, 10,000 times, 100,000 times if necessary. I shall begin again, but I shall go to the end and nothing will have the power to stop me on the way. Such a beautiful quote. I shall begin 1,000 times, 10,000 times, 100,000 times if necessary. I shall begin again, but I shall go to the end and nothing will have the power to stop me on the way. This is what I call is the endurance. और चौथी चीज जो है उसके अंदर वो है पेशेंस। पेशेंस इज द कैपेसिटी टू वेट। मैं कल की बात आपको बताता हूँ। मेरे पास में एक साधक हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा दृष्टांत हुआ है, एक ऐसा मैंने एक विजन देखा है कि इस प्रकार के एक योगी हैं, वो में आएंगे और मुझे कुछ योग की शिक्षा देंगे। तो what do I do to attract him soon? I said, you don't have to do anything. You wait. You have your patience, you wait. Wait for the right time. Wait for the right moment. Wait for him to come to you when he thinks in his own wisdom, let him decide. पेशेंस जो है ये कहते हैं ना, विजय के क्षण को सही समय पर आने को वेट करना पेशेंस है। मुहूर्त को पकड़ना, उसके लिए वेट करना, आना पेशेंस है। ज्योतिष में हम लोग जो ज्योतिष का काम जानते हैं, रमन भाई यहाँ पे हैं, इस बात को वाउच फॉर करेंगे, और भी कई लोग हैं यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ, वर्क कनेक्टेड टू द वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी एंड अदर थिंग्स। पूछने आते हैं जल्दी से जल्दी बताओ कब कर सकते हैं काम शुरू, और लोग कहते हैं 4 महीने मुहूर्त नहीं है। अरे कैसे हो सकता है? क्यों रमन भाई, होता है कि नहीं होता? जल्दी से जल्दी बताओ क्या कर सकते हैं। अरे कोई उपाय बता दो, कोई दान बता दो, कोई पूजा बता दो। क्यों? हम पेशेंस नहीं है, हमको जल्दी करना है। अब वो पेशेंस क्या है? सही मुहूर्त का इंतजार करना, सही समय हमारा कर्म फलीभूत होकर जो फल में परिणित होता है उसकी प्रतीक्षा करना। जब कृष्ण कहते हैं मां फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तो है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, वो मेरी मर्जी है, कब दूंगा, कैसे दूंगा, कितना दूंगा, क्या दूंगा। दूंगा तो सही, कंजूस नहीं हूं, कृपण नहीं हूं, दूंगा, नहीं दूंगा इज नॉट ए क्वेश्चन।
बट दैट मेरा मेरा अपना डिसीजन है। अब उसका डिसीजन क्या है कृष्ण का हमें तो पता नहीं। हम तो कह रहे हैं अभी किया तुरंत मिले, दैट डजंट हैपन। और अगर हम ये करते हैं देन वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। हम तुरंत फल की जब मांग करते हैं तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ये तो वही वाली बात थी कि मैंने एक पौधा लगाया माली से खरीद के, और रोज खोल कर देख रहा हूँ उसकी जड़ कितनी बड़ी हुई, रोज खोल के देख रहा हूँ कितनी बड़ी हुई, वो क्या होगा उसका, बड़ा ही नहीं हो पाएगा। ये पेशेंस की हम के धैर्य, ये ध शब्द है ना, ये ध जो बीज है, ये मातृका में ध, आई एम सॉरी आई एम गोइंग इनटू द डिफरेंट फील्ड नाउ। ध से आरंभ होने वाले शब्द देखिए आप, धरती, धारणा, धैर्य, धैर्यवान, धृति, होल्ड करना। पेशेंस इसीलिए ध से है। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ये एक हमारा सौभाग्य है कि हम अंग्रेजी की चीज़ों के साथ में संस्कृत के शब्दों को मिलाकर जब देख पाते हैं तो एक नई डायमेंशन खुलती है हमारे सामने। मदर ने एक बात कही थी, टू रियलाइज एनीथिंग वन मस्ट बी पेशेंट। और जितनी बड़ी चीज है पेशेंस उतनी बड़ी चाहिए। द वास्टर एंड मोर इंपॉर्टेंट द रियलाइजेशन, द ग्रेटर द पेशेंस मस्ट बी। ये मदर के वर्ड्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूं इसे। टाइम चेंजेस, थिंग्स चेंज विद टाइम, प्रॉब्लम्स चेंज विद टाइम, एंड दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ। पेशेंस इज नेसेसरी। वो दही जमाने के लिए भी टाइम चाहिए ना। हम सोचे कि दही को हम फटाफट गर्म आसपास के एनवायरनमेंट में रख देंगे, दही जल्दी जम जाएगा, नहीं जमता है। अंडे के ऊपर इंफ्रारेड और दुनिया भर के सब हम रेस डाल दें और वो लेके अंडा जल्दी हैच हो जाएगा, नहीं होता है। पेशेंस एंड टाइम डू मोर देन स्ट्रेंथ एंड पैशन। हमारी शक्ति और हमारा उत्साह, इनसे कहीं ज्यादा शक्ति काल में और हमारे धैर्य में है। ये परसिवरेंस की जो एटीट्यूड, जो 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 एट्रीब्यूट है, उसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज, एक कोटेशन और है मदर की, इम्पेशेंट नहीं होना। पेशेंस होना तो ठीक है, मगर नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट द अदर साइड, इम्पेशेंट नहीं होना। यू डू द रॉन्ग थिंग 10 times फॉर एवरी टाइम दैट यू डू द राइट थिंग। ठीक है, एक सही काम करने के लिए 10 बार गलत करा हमने, ठीक है, बट व्हेन यू डू द रॉन्ग थिंग यू मस्ट नॉट गिव अप एवरीथिंग एंड टेल योरसेल्फ, ग्रेस विल नेवर अबैंडन मी एंड नेक्स्ट टाइम इट विल बी बेटर। मेरे पढ़ाने वाले, मेरे गुरु, मेरे संगी साथी, मेरे देवता, ये ईश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते जब तक मैं नहीं छोड़ूं। और ये अगर हमारे मन में धैर्य है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और इस बार गलती हुई है, अगली बार गलती होगी तो इससे अच्छा ही होगा कुछ, दैट गिव्स अस द स्ट्रेंथ। और ये हाथ पकड़ने वाली बात पे तो बड़ी एक वो कृष्ण कहते हैं, मैं बार बार उसको अपनी बातों में चर्चा में कहता हूँ। गीता में कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे जिस रूप में भजोगे मैं तुम्हें उसी रूप में, तुम मुझे उसी रूप में पाओगे, विच मीन्स ही विल डू एग्जैक्टली एज यू डू। हम बोलते हैं कृष्ण आई लव यू, कृष्ण कहते हैं पंडित जी आई ऑल्सो लव यू। हम कहते हैं भगवान तुम तो किसी काम के नहीं हो, भगवान कहते हैं पंडित जी तुम भी किसी काम के नहीं हो, है ना रावण भाई। हम कहते हैं ही इज लाइक ए मिरर। हम कहते हैं भगवान मैंने तेरा हाथ पकड़ा, भगवान शीशे में से भी हाथ निकाल देते हैं, कहते ले मैंने भी तेरा हाथ पकड़ा। हम कहते हैं आई हेट यू, अब तुम मेरे कोई काम नहीं कर सकते, वो कहते हैं मैं भी पीछे जा रहा हूं, तुम भी मेरा कोई काम नहीं कर सकते। ही इज लाइक अ रिवर्स मिरर इमेज। तो जब हम ये कहते हैं कि यू विल डू समथिंग विच इज बेटर फॉर मी नेक्स्ट टाइम, ही सेज यस आई विल डू समथिंग विच इज बेटर फॉर यू नेक्स्ट टाइम। शीशे में हम अपने आप को जब देखते हैं तो हम एक कदम आगे जाते हैं, तो हमारा इमेज क्या करता है, वो भी एक कदम आगे आता है। ये कृष्ण है। हम एक कदम पीछे जाते हैं, वो भी एक कदम पीछे जाता है। हम प्रणाम करते हैं, वो भी हमें प्रणाम करते हैं। हम कहते हैं गुड बाय कृष्ण, वो भी कहते हैं गुड बाय पंडित। तो जब हम ये मन में बैठ के, जब ये हमारे भीतर बैठ गई है बात कि अगली बार जो ये
कुछ भी हम करेंगे, अगर गलती भी होगी तो कम से कम पहले वाली गलती नहीं होगी, उससे अच्छी होगी। और ये भी एक बात देखने की है, एवरी टाइम अ प्रॉब्लम कम्स टू अस, इट नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। कोई समस्या ऐसी नहीं है जो हमारे पास में दोबारा आती हो, या पहली समस्या से छोटी समस्या आती हो। जब भी प्रॉब्लम आएगी, जब भी मिस्टेक होगा, पहले से कुछ बड़ा ही होगा, बिकॉज इट इज़ अ लर्निंग कर्व। ये जो चीज़ें हैं, इनके साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। बट बिफोर आई डू दैट, मैं 2 कविताएं हैं जो बड़े जो इससे संबंधित हैं। आज इससे पहले भी एक टॉक थी मेरी एनटीपीसी के हिंदी विभाग के साथ में, तो उसमें भी मुझे वो रश्मि रथी और 2 एक कविता याद आ गई थी, तो मैंने सुनाई थी। आज भी मेरा मन है कि देखिए, एक वो है ना, वो हम संस्कृत में एक कहावत है, चरैवेति चरैवेति। ये चरैवेति चरैवेति कहाँ से आता है? ऐतरेय ब्राह्मण में 3रे अध्याय में ये कथा है रोहित और रोहित के पिता हरिश्चंद्र राजा की। तो वो रोहित को ये होता है कि उस, आई डोंट नो द पूरा इनिशियल शुरू का याद नहीं है। रोहित ही कम्स बैक, देशाटन करने के बाद आता है, उसको कुछ ऋषि लोग कहते हैं कि नहीं, अभी तुम जाओ, 1 साल और करके आओ, चरैवेति चरैवेति। तो उसमें पहले कहते हैं कि देखो, जो थक के रुकता है, श्री संपदा उसके पास आती है, और एक जगह जो बैठे रहता है उसको विद्वान लोग तुच्छ मानते हैं। मैं संस्कृत का जो श्लोक है वो नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज इट विल नॉट मेक सेंस, और मैं कोई पांडित्य झाड़ने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। बट फिर वो दूसरी बार जब आता है तो उससे कहते देखो, तुम चलते रहो, क्योंकि चलने वाले के जो पैर हैं, उसकी जो जंघाएं हैं, वो ऐसे हो जाती है जैसे पेड़ की तड़ें, और उसके ऊपर शाखाएं, उपशाखाएं, और फिर फल मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो मेहनत करता है उसको कर्म का फल मिलता है। तो बार बार कहते हैं चरैवेति चरैवेति। तो रोहित हर बार 1 साल घूम के फिर वापस आता है, फिर 1 साल के बाद में फिर एक उसको सुना देते हैं चरैवेति चरैवेति, करते करते 5 साल चले जाते हैं। ये चरैवेति चरैवेति जो है, दिस इज परसिवरेंस, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट। और इसमें मैं आपको जो कविता सुनाना चाह रहा हूँ, ये है अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन की। ये कविता क्या है, रात को बहुत भयंकर तूफान आता है। भयंकर तूफान आता है, उस तूफान में बड़े बड़े पेड़, पहाड़, मकान, पत्थर के बने हुए मकान, अट्टालिकाएं सब गिर जाती है। एक चिड़िया का घोंसला, एक चिड़िया का घोंसला एक जगह टिका हुआ है, जिसको नीड़ कहते हैं। संस्कृत में घोंसले को नीड़ कहते हैं, घोंसला तो फारसी शब्द है। अब फिर वो चिड़िया उठती है, फिर घोंसला बनाने जाती है, और गहरी अंधेरी रात है, तूफान की रात है, किंतु फिर सवेरा होता है, फिर सूरज उगता है, और सूरज उगने के साथ में ही वो पूरी एक लाइन चिड़ियों की जा रही है आसमान में गाती हुई, और फिर वो चिड़िया जा रही है एक तिनका लेके, सबको चैलेंज करती हुई, दैट यू कांट डिफीट मी। नीड़ का निर्माण फिर, इस कविता का है, नीड़ का निर्माण फिर, नीह का आह्वान फिर। वो उठी आंधी कि नभ में छा गया सहसा अंधेरा, वो उठी आंधी कि नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस ओर इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन, भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। प्राची मतलब पूर्व दिशा। वो उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया, फिर आई रात, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन, भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, निह का आह्वान फिर। वो चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर।
बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। देखिए कवि कह रहे हैं आशा के विहंगम, विहंगम होता है दृश्य, आशा का दृश्य, क्योंकि वो तो कहीं छुपा हुआ है, वो तो सवेरे फिर निकल रहा है कि हालत ये हो रही है कि तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब की कंकर ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। अब ध्यान दें शब्दों पर। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घूर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज ही पवन 49 को नीचा दिखाती। 49 पवन की बात है ना हमारे यहाँ के, वो चले पवन 49, सुंदरकांड में भी ये पंक्ति आती है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नाश के दुख से कभी दबता ही निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना हठात सतत चलता, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। दिस इज व्हाट परसिवरेंस इज ऑल अबाउट। और अंत में वी हैव 8 minutes. I will take 3 minutes to recite one more poem. ये धर्मवीर भारती की कविता है जो मुझे बड़ी प्रिय है। देवता है, सृजन के देवता है, थक गए हैं, सृजन करते थक गए हैं। कवि क्या कह रहे हैं उससे, परसिवरेंस की बात यहाँ पर भी है ना कि तू बैठ कैसे गया थकते हुए। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अनबनी, अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अधखिली ज्योत्सना की कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, अभी तो पड़ी है धरा अनबनी, अधूरी धरा पर नहीं है पता, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। सृजन की थकन भूल जा देवता, रुका तू गया रुक जगत का सृजन, तू रुका तो दुनिया कौन बनाएगा। रुका तो गया रुक जगत का सृजन, तिमिरमय नयन में डगर भूल कर कहीं खो गई रोशनी की किरण, बादलों में कहीं सो गया नए सृष्टि का सप्तरंगी सपन। रुका तो गया रुक जगत का सृजन, अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता। देखिए बड़ा इसमें एक ट्विस्ट है कि हम जिससे कहते हैं कि पूर्णता है पूरे ब्रह्मांड को, और ये कहने कि ईश्वर बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये पूर्णता अपने आप में अधूरी है। तो कवि कह रहे हैं कि अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, अधूरी स्वयं पूर्णता, सृजन की थकन भूल जा देवता। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई, थके बाहुओं में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन योजना खो गई। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, इस ध्वंस में मूर्छित तो कहीं पड़ी हो नई जिंदगी, क्या पता। इस ध्वंस में मूर्छित तो कहीं पड़ी हो जिंदगी, क्या पता। सृजन की थकन भूल जा देवता। ये जो लास्ट की पंक्ति है ना, इस ध्वंस में मूर्छित तो कहीं पड़ी हो नई जिंदगी, क्या पता। दिस इज द ऑप्टिमिज्म दैट वी ऑल नीड टू हैव इन लाइफ। कब कहाँ पर किस प्रकार से ये जिंदगी हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, क्या पता लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मुझे समय दिया मेरी बात सुनने के लिए। धन्यवाद व्यास जी, बहुत ही विस्तार से आपने आज की वार्ता परसिवरेंस पर दी है। इसके कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से घटक हैं, कौन सी आवश्यकताएं हैं, इसके लिए इस पर आपने विचार किया है। बहुत सुंदर। कोई प्रश्न अगर किसी का हो तो हम ले सकते हैं, 1-2 प्रश्न अगर किसी को कुछ कहना है। कोई हाँ, मेरा एक प्रश्न है दानी जी। हाँ गोयल साहब। कि अरुण जी ने 4 शब्द बोले हैं, परसिवरेंस, एड्यूरेंस, पेशेंस,
चौथा शब्द कौन सा बोला है वो कह रहे थे। मैंने जो 4 शब्द बोले थे वो तो अलग है रेजोल्यूशन, विल पावर, एंड्योरेंस और पेशेंस। रिजोल्यूशन, पेशेंस और परसिवरेंस भी तो बोला गुरुजी। परसिवरेंस तो मेन सब्जेक्ट है, मेन विषय है अच्छा। ये वो उसके 4 बच्चे जो बाकी है हैं। ये, हाँ ये उसके अवयव हैं। मुख्य विषय जो है वो परसिवरेंस है। परसिवरेंस के लिए 4 बातें जरूरी बताई आपने। उसमें पहला निश्चय है, दूसरा विल पावर इच्छा शक्ति है, तीसरा सहन शक्ति एंड्योरेंस है, और चौथा धीरज धैर्य। तो इन 4 बातें अगर हैं तो हम परसिवरेंस तक पहुंच सकते हैं। ये चारों जरूरी हैं उसके लिए, ये उनके पिलर्स हैं, ये आपने बताया है। और किसी का कोई प्रश्न हो? प्रश्न नहीं है तो मैं श्री अब हम एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ जी, हाँ और है, बोलिए। हम अपने आप में चिंतन करें कि हम कौन सी चीज में चूक जाते हैं, धैर्य में या एफर्ट में, कहाँ चूक जाते हैं कि लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। कहीं एक भी चूक जाओगे तो गड़बड़ है भाई साहब, गड़बड़ है। खैर व्यास जी उत्तर देंगे, मैंने तो ऐसे ही दे दिया। नहीं, गोयल साहब ये प्रश्न, गोयल साहब जैसे व्यक्ति मुझसे प्रश्न पूछे, ये तो मुझे बड़ा आतर्कसंगत लग रहा है, क्योंकि मैं चूक जाता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। गोयल साहब आप जैसे व्यक्ति जब प्रश्न पूछते हैं उसके 2 अर्थ होते हैं जी। या तो आप सामने वाले की छिपी हुई प्रतिभा, या तो आप सामने वाले व्यक्ति की छिपी हुई प्रतिभा को उबारने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। ये हकीकत यही है प्रभु जी, हकीकत यही है। मैं जानता हूँ आप में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है और आप सामर्थ्यवान है, जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमें इस सब का अभ्यास करना है। गोयल साहब अभ्यास जरूरी है। जैसे दानी जी कह रहे थे, सही बात है। ये तो कोई भी एक चीज कम रह जाती है तो बात पूरी बन नहीं पाती है। आप तो मथुरा के हैं, मथुरा की तो मिठाइयाँ इतनी प्रसिद्ध हैं। आप बताएं किसी भी मिठाई में एक चीज कम रह जाती है, मिठाई वो बन ही नहीं पाएगी जो होती है। यही जवाब इस बात का भी है। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ जो आपने आज वार्तालाप की, जो कहीं पढ़ा था कि एक शख्स पहाड़ मतलब बर्फीले पहाड़ों पर गया और आंधी तूफान आया और वो किसी चीज को पेड़ पकड़ कर लटक गया। ठंड के मारे हर हालत में उसकी हालत बहुत खराब, पैर उसके नीचे कहीं टिक नहीं रहे। वो पशुपेश में मैं क्या करूं। अंदर से उसकी आत्मा कह रही जो है, उसको मैसेज मिल रहा है, जंप जंप जंप। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जमीन नीचे कितनी दूर है, मैं कितना दूर नीचे जाके गिरूंगा, और वो जंप नहीं करता। और देखा जाए तो उसके बीच में केवल 1 फीट का जो है जमीन बाकी थी, लेकिन वो 1 फीट नहीं उसने जो बात अंदर मानी, वो वही ठंड के अंदर उसकी हालत खराब हो गई। गीता मैडम कुछ कहना चाह रही है रानी जी। ये तो मुख्य रूप से इस पर है कि हम विश्वास करें ईश्वर पर और हमारी अंदर की आत्मा पर। मुख्य रूप से इससे तो ये अर्थ निकल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसके एक दूसरा उदाहरण बहुत बढ़िया है। एक व्यक्ति जो टनल उसमें खोद रहा है माइंस में, और उसको ये खोदते 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 उसको रत्न मिलना है, तो लास्ट अगर वो नहीं मारता है तो उसको वो रह जाता है और वो छोड़ देता है तो खत्म। और अगर आखिरी चोट लगाता है तो उसको अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। वही बात आपने कही है, मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अनिल साहब, ये एक प्रश्न है मेरे ख्याल, एक हैंड रेज हुआ है गीता मैडम का। हाँ मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ गीता जी। अरुण जी, ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद, बहुत ब्यूटीफुल। एट दिस पॉइंट ऑफ माय लाइफ आई थिंक आई रिक्वायर्ड दिस। जो बातें आपने कही है, इट हैज रीइंफोर्स्ड the willpower, the trust and the belief in self. Thank you so much. Gratitude. Coming from you, it means a lot to me. JP सिंह कुछ कह रहे हैं। Very beautiful. डॉक्टर JP सिंह। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ मैं कुछ कहूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अवश्य। एक्चुअली व्यास जी से तो पूछा नहीं जा सकता,
क्योंकि वो तो व्यास ही है। हम्म एक दो बड़े प्यारे कमेंट हमें ध्यान आ गया, उससे मैं कोरिलेट कर। देखिए पेज 249 पे सावित्री में है अटेम्प्ट, ध्यान दीजिए, अटेम्प्ट नॉट विक्ट्री वाज द चार्म। अब यह है कि परसिवरेंस में आपके जो अटेम्प्ट होते हैं उसी में एक आकर्षण आप अगर मेंटेन करें तो विक्ट्री जो होनी है वो हो जाए। अटेम्प्ट नॉट विक्ट्री वाज द चार्म ऑफ सावित्री की पंक्ति है। दूसरी चीज जो योगिक साधन है 4 8 ऑफ योगा, उसमें अगर ध्यान दें तो शास्त्र गुरु उत्साह काल, तो काल के बारे में लोग बड़े बेसब्र होते हैं, लेकिन काल ऐसी चीज है जो जिसमें आपका ध्यान जाता है उस पर धैर्य रखना चाहिए कि हर चीज कितना भी अटेम्प्ट करे उसके परिणाम आने में काल का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। उस समय आपको बहुत ही धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वही लास्ट वाला जो व्यास जी ने कहा पेशेंट, वो बहुत महत्व। तीसरा, कभी कभी हमारी जो प्रेयर्स होती है, अब ये कहते हैं ना सिंसियर प्रेयर्स आर ऑलवेज ग्रांटेड, लेकिन सावित्री में ये भी लिखा है कि हेवेंस वाइजर लव कैन रिजेक्ट मॉर्टल्स प्रेयर, कि हम कितना भी सिंसियर प्रेयर करें, कभी कभी हमारी प्रेयर जो है वो ग्रांट नहीं। उसकी वजह वहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये भगवान का जो लव है वो आपकी प्रेयर को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप प्रेयर के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, वो अभी आपके लिए हितकर नहीं है। कालांतर में जो आपके लिए हितकर होगा वो, इन तीनों चीजों से ये हम उनसे व्यास जी से बस शेयर करना चाहते हैं कि अटेम्प्ट बराबर रहना चाहिए और अटेम्प्ट में चार्म होना। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट का मैच देखते हैं तो एक खेल भावना इसमें होता है कि हमारा खेल जो है अच्छी तरह से हम परफॉर्म करते रहे, हमारा अटेम्प्ट परफॉर्म होता रहे। रिजल्ट जरूरी नहीं है कि हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, लेकिन ये भाव अगर हमारा बना रहता है तो निश्चित रूप से हमारी आंतरिक और बाह्य प्रगति दोनों होती है। बस ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और पेशेंट का एक बहुत मेडिकल बढ़िया एग्जाम्पल है, हो सकता है आप लोगों को ध्यान ना हो कि उस समय की बात है जब हम अपना MBBS MD कर रहे थे, तो ये एक दवा आती थी MB 6 से 93, MB 693, ये सल्फा ग्रुप की ड्रग्स है। उस समय सल्फा बहुत चलती थी, तो इसका जो खोजने वाला था 6 से 92 अटेम्प्ट किया था और 6 से 92 अटेम्प्ट में उसको ये खोज उसकी सफलीभूत हुई थी, इसलिए उसने उसका नाम रखा था MB 6 से 93। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यास जी से बिल्कुल ही टैली कर रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझको कहने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे तो सीए का मतलब ही होता है कम अगेन। कम अगेन। रमन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है हाथ। हाँ रमन भाई, हाँ जी रमन भाई अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अनम्यूट करिए रमन जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हो रहा है। आपको शायद उनको अलाउ करना पड़ेगा अनम्यूट करने के लिए, ऐसा नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक करना है आपको अनम्यूट। रमन भाई को अपने आप करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है रमन भाई તમારું। रमन भाई अनम्यूट करूं ऊपर से? फोटो तो म्यूट चल रही है उनकी। आपका ऑडियो म्यूट है। हेलो हाँ जी,
अब आ रही है आवाज आपकी। हाँ सर, ये सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। कोई भी कार्य करने के लिए उसके बेज में क्या होना चाहिए, शायद मैं समझा हूँ वहां तक। सबसे पहले धर्म होना चाहिए। कर्म के साथ अगर धर्म को हम एक संलग्नित कर लेंगे तो हमारा चारों चार चरण आगे, और कभी भी हमें वहां रुकना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए ये धर्म को पहले, सबसे पहले शुरुआत धर्म के साथ करें हम। बहुत सही, शायद ही मैं समझा हूँ, वो शायद अरुण सर बिल्कुल। हमें एक्सप्लेन करेंगे सर। बिल्कुल सही है रमन भाई, बहुत बढ़िया कहा आपने। अभी तो समय खत्म हो गया है, वरना फिर कभी इस जी। विषय को लेंगे, बिकॉज समय की मर्यादा भी है। जी सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया सर आपने, थैंक यू वेरी मच। मंत्री जी, RS मंत्री जी, RS मंत्री जी हैं? हाँ मंत्री जी, आदरणीय थैंक्स के लिए प्लीज। जी दामोदर जी, आदरणीय अरुण जी, आपको दोबारा सुनने का अवसर मिला है। मैं लगातार सुनता हूँ और मैं तो एक जिज्ञासु हूँ। जो चीज सुनने को मिलती है उसको जीवन में रिफ्रेश कैसे किया जा सकता है, वो चर्चा आपकी हमारे काम आती रहती है। और निश्चय ही अगर हम ये सब चतुष्टय को उपयोग में लें तो हम चूंकि प्रकृति और पानी की तरह बने हुए हैं, और साधना का हमारा ये जो मनुष्य यंत्र है, मानव योनि है, ये सार्थक होती है, क्योंकि अगला जीवन, नव जीवन अवश्यम भावी है। और इसी के साथ में आपको सादर सबकी ओर से धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार आगे भी हमको सुनने और जानने का अवसर मिलेगा तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। और पीजे दानी ट्रस्ट का बहुत आभारी हूँ कि इस तरह के आयोजन हर शुक्रवार को करते हैं। इनफैक्ट अब इसका इंतजार रहता है, हर बुधवार को ही देखते हैं भाई नोटिफिकेशन आ गया है और उसके बाद में फिर तैयारी रहती है। आप सब लोग आप आते हैं, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगले शुक्रवार को हम फिर मिलेंगे। एक बार फिर सभी का और व्यास जी का धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। अगले शुक्रवार को डॉक्टर अनिल वाजपेयी जिन्होंने पिछली बार की वार्ता अगले शुक्रवार को है, सायंकाल 5:30 बजे। प्लीज, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।